इतना कहना चाहती हूँ कि राइटिंग एक तो अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छी तरह अटैम्प्ट करें, आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें और अच्छा लिखें। बाहर सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जो पिछले साल बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि हाँ अगले साल यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी आनी चाहिए। यस सर, मेरे को सोशल मीडिया ख़राब करता था और शुरुआत में मेरे को पता नहीं लगा था कि सोशल मीडिया मेरा टाइम किल कर रहा है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया और एग्ज़ाम नज़दीक आते गए तो मेरे को रियलाइज़ होने लग गया कि सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ज़्यादा टाइम किल कर रहा है। सर मेरे स्कोर के पीछे स्कूल टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि ग्रामोत्थान के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी ये हमें कहते थे कि अगर आपको कोई डाउट आए तो हम स्कूल में ही होते हैं, आप हमसे कभी भी आके पूछ लेना। किस टाइप की यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है? सो ग्रामोत्थान स्टडी में भी नंबर 1 है और कल्चर एक्टिविटी में भी नंबर 1 है। ग्रामोत्थान के अंदर लोहड़ी भी मनाई जाती है, फूड फेयर भी होता है, यहाँ पे राखी सजाओ कंपटीशन भी होता है, एनुअल फंक्शन भी होता है, हर साल एनुअल फंक्शन होता है, हर साल ये एक सारी एक्टिविटी होती है, हाउस टूर्नामेंट भी होते हैं यहाँ पे 3 डेज़ के, दिवाली भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर या फिर थ्रू आउट द ईयर आप सोशल मीडिया से दूर रहें तो ही अच्छी बात है। यस सर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है और आजकल ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी देर हमने बिता दिया इस सोशल मीडिया पे। सब ऐसे देखें तो मोटिवेशन मतलब खुद के अंदर ही होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं देखो कि मुझे वो सर मोटिवेट करते थे या फिर मतलब मैं मोबाइल से मोटिवेशन स्टोरी सुनता था, वैसा नहीं था। मुझे मोटिवेशन किया था मतलब खुद के विश्वास से। मुझे विश्वास था कि मैं इतने % लाऊंगा, मतलब फिर वो मतलब खुद के विश्वास से मैं मोटिवेट रहता था। ग्रामोत्थान स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और बाकी अदर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सारे मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, इसीलिए मैं आज इतना अच्छा स्कोर ले पाई हूँ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने अपना 10th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रामोत्थान सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में और मेरे साथ मौजूद है तनुश्री, जिन्होंने 95.67% स्कोर करके अपना स्कूल टॉप किया। आइए उनसे बात करेंगे उनके रूटीन के बारे में, उनके मेथड्स ऑफ स्टडिंग के बारे में और उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। तनुश्री, सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली ने सपोर्ट किया और सबसे अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा स्कोर किया मैंने। आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, क्योंकि फैमिली का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि आप किस तरह की फैमिली में रहते थे। मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा आर्किटेक्चर है, मम्मी हाउसवाइफ है, दादा दादी चाचा चाची बहन भाई रहते हैं सब साथ में। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सबने बहुत सपोर्ट किया पढ़ने में, सभी कामों में, अदर एक्टिविटी के लिए भी, सभी के लिए बहुत सपोर्टिव है। आपने जो स्कोर किया आप उससे सेटिस्फाइड है कि 95.67% ही आने चाहिए थे मेरे, या फिर आपने काफ़ी मेहनत करी थी लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर इतने ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरा गोल 95% का ही था कि इतने आने चाहिए और उतने से मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपने रूटीन कौन सा फॉलो किया? क्योंकि हमारे थ्रू आउट द ईयर कुछ और रूटीन होता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम टाइम जब पास में आता है तो हर बच्चे का रूटीन बदल जाता है, वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा स्टडी को ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। तो आपने किस तरह का रूटीन फॉलो किया था जब एग्ज़ाम टाइम आपका पास में आया? आप कितने बजे सुबह उठ जाते थे और कितना टाइम आप स्टडी को दे पाते थे, और ये सब आप कैसे मैनेज करते? मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था बट धीरे धीरे सब हो गया था। फेयरवेल मिल गई थी स्कूल से, उसके बाद घर पे 4 बजे 5 बजे के आसपास उठ जाती थी, 2-3 घंटा सुबह पढ़ती थी, फिर थोड़ा ब्रेक लेकर बाहर टहल के आती थी और खाना वगैरह खा के फिर से पढ़ने बैठती थी और फिर रात को पढ़ती थी 4 घंटे रात को। इतना सफिशिएंट टाइम था आपके लिए? हाँ जी, मेरे लिए इतना सफिशिएंट था, मुझे इतना सफिशिएंट लगता था तो मैं उतना पढ़ती थी। जब कुछ ज़्यादा पढ़ना होता था तो और एक्स्ट्रा टाइम देती थी मैं स्टडी को, और बाकी ठीक था। और जब आपने अभी जैसे कहा कि फेयरवेल के बाद में आपको पूरा टाइम मिलता था, लेकिन जब आपका स्कूल ऑनगोइंग था, जब आपका स्कूल लगता था, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल नॉर्मल सी बात है 6 घंटे या 5.5-6 घंटे स्कूल लगता है, तो जब आपका स्कूल लग रहा था तो उस टाइम आप स्कूल के अंदर जो आपकी स्टडी चलती थी 5-6 घंटे, और उसके बाद में आप जो घर जाके स्टडी करते थे सेल्फ स्टडी, उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि घर जाने के बाद में कुछ और भी काम होते हैं और स्टडी के लिए भी मुझे नहीं लगता इतना टाइम मिल पाता है, तो वो टाइम आपने कैसे मैनेज किया?
स्कूल लगते थे तो 6 घंटे स्कूल में, ग्रामोत्थान स्कूल में वैसे भी टीचर सपोर्टिव है, स्कूल में पढ़ते थे, घर पे जाके जितना पढ़ाते थे उतना ज़रूर रिवाइज़ करके सोती थी, चाहे कितना ही बज जाए, लेट हो चाहे हो, पर रिवाइज़ करके सब सोती थी और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी भी करती थी ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, पूरा मैनेज हो जाता था टाइम। अच्छा, आपको जो सारे सब्जेक्ट थे, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? जो सबसे ज़्यादा आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट में मुझे मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, वो कौन सा सब्जेक्ट था? मुझे सोशल साइंस थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, जिसमें मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था। और बाकी मैम स्कूल में के अंदर, ग्रामोत्थान स्कूल में मैम अच्छे से पढ़ाते थे, उसको घर जाके रिवाइज़ करना, टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, स्कूल में आना और टेक्स्ट बुक से पढ़ना, वो सफिशिएंट हो जाता था। तो आपने, जैसे आपने बताया कि सोशल साइंस मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, तो आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी प्लान की या कोई अलग से टाइम टेबल बनाया, या फिर आपने खुद ने बनाया या आपको मैडम ने बताया? आपने उस सब्जेक्ट को कैसे ओवरकम किया? अलग से टाइम टेबल तो नहीं बनाया, बट उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने। टेक्स्ट बुक पढ़ी, जितना सब स्कूल में पढ़ाते थे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ती थी ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़े लेक्चर वीडियो देखने स्कूल से घर पे जाकर, और मैम का पढ़ाया हुआ उसको थोड़ा मैच करना, और फिर समझ में आने लग गया था। अच्छा, और कोई, अगर आपने स्टडी के अदर कोई आपको कोई और चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ा हो, या फिर और कोई डिफ़िकल्टी जो पढ़ाई करने से आपको रोकती हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता था, घर पे भी सब सपोर्ट करते थे, स्कूल में भी सभी टीचर्स अच्छे से सपोर्ट करते थे, तो इतना चैलेंजिंग नहीं था। बट कभी कभी थोड़ा हो जाता था इधर उधर टाइम, बट फिर वो नेक्स्ट डे अच्छे से मैनेज हो जाता था, जो रह जाता था, कहीं जाना पड़ जाता था तो। अच्छा, एक तनुश्री, हम जानते हैं कि बच्चों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बहुत होता है पढ़ाई के टाइम पे। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान एक बार अगर भटक जाए तो काफ़ी टाइम तक वो फोकस नहीं कर पाता बच्चा। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चों के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया या फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का यूजेज। आपके लिए, आप बताओ कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या था? आपको कौन सी ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती थी? अगर वो फ़ोन नहीं था तो क्या था? और अगर फ़ोन था तो आप कितना टाइम सोशल मीडिया यूज़ करते थे, या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं किया? ओवरऑल पूरे ईयर के अंदर पहले तो यूज़ किया था सोशल मीडिया, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगे तो सोशल मीडिया मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल टाइम नहीं देती थी सोशल मीडिया को, और फ़ोन भी नहीं चलाती थी। ओनली बस जो लेक्चर देखना है, बाई चांस कोई कुछ चीज़ ना समझ में आई है, मैम से कुछ पूछना है, सर से कुछ पूछना है, इसलिए फ़ोन यूज़ करती थी। बाकी डिस्ट्रैक्शन मैंने एंड में आके बिल्कुल कम कर दिया था। और बाकी थोड़ी देर बाहर घूम कर आना, वो तो घूम के आती थी। वो तो एक अपन यूँ सोचते हैं कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए इसलिए बाहर घूम के आते हैं। ओके, तो आपको थ्रू आउट द ईयर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मन करे? हमारे लिए मोटिवेशन क्या होता है जिससे हम अपने पाथ से डेविएट ना हो? ठीक है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी, या फिर ऐसा कोई आपको टीचर हो, या फिर आपका कोई फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, या फिर कोई आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते थे? आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी? घर पे भी सभी मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स मोटिवेट करते थे। स्कूल के अंदर हरविंदर सर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। बाहर सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जो पिछले साल बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि हाँ, अगले साल यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी आनी चाहिए, तो वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती थी। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में बताओ। आपने जैसे बताया कि यहाँ पर स्कूल में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सब मोटिवेट करते हैं, तो अपने स्कूल के बारे में बताओ कि जो ग्रामोत्थान सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के अदर भी बच्चों का अदर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में बताओ कि ग्रामोत्थान स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ साथ और भी अच्छी अच्छी क्या एक्टिविटीज़ होती है? ग्रामोत्थान स्कूल के अंदर पढ़ाई तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती है, 6 घंटे अच्छे से पढ़कर जाते हैं, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पर जैसे कोई भी फंक्शन आता है, दिवाली का फंक्शन आया, कोई ओकेजन आया, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, और हमारे कल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। एवरी सैटरडे कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते हैं। हाउस टूर्नामेंट बच्चों के गेम्स के लिए होते हैं ताकि फ़िज़िकली भी अच्छे से स्टेबल रहे, और 3 दिन हाउस टूर्नामेंट के रहते हैं, उसमें बच्चे अच्छे से सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं।
डांस होता है, सिंगिंग कंपटीशन भी होता है। आपने सिर्फ पूरे साल पढ़ाई की या आप भी ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे? नहीं, पूरे साल पढ़ाई करना भी पॉसिबल नहीं है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था कल्चरल एक्टिविटीज़ में, सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। आप आने वाले बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे कि आने वाले जो बच्चे जब 10th क्लास में होंगे या फिर जो भी बच्चे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि आप उन बच्चों को कैसा चाहोगे कि वो बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें और किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी इम्प्रूव करें, या अपने कौन से मेथड्स जो अपनाएं, जो आपने अपनाएं और आपके लिए वर्क किए हों, तो आप उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो जो स्कूल में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि आप उसको भूल ना पाओ। और क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। जो आप लिख रहे हो उसको वो अच्छे से लिखो। ये नहीं कि आप एक पेज बढ़कर आ रहे हो और उसके अंदर नॉनसेंस लिखा हुआ होए, अच्छे से लिखा हुआ होए। और शीट के अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिख कर आ रहे हो, कोई क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आ रहे हो। नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए ताकि जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से लाइंस छोड़कर शीट भर के पूरी अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। आपने ये सभी स्ट्रेटजी फॉलो की थी और आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिला? हाँ, मुझे अच्छे से रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट आप देख सकते हो। मैंने अच्छे से शीट को नीट एंड क्लीन लिखा था वहाँ पर। अच्छे से मतलब आंसर्स जो थे वो अच्छे से लिखना इम्पोर्टेंट होता है ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो अपने आप नंबर अच्छे से देंगे। और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए आंसर। ऐसे नहीं कि आप सुंदर सुंदर लिख रहे हो तो कुछ भी लिख रहे हो। अच्छे से उसका मैटर भी अच्छा होना चाहिए लिख रहे हो जो भी। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने गए थे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? जब आप सेंटर के अंदर, रूम के अंदर एग्ज़ाम देने बैठे थे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपको दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस महसूस हो रहा था या फिर आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे थे? थोड़ी नर्वसनेस होती है स्टार्टिंग में। फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर ऑफ कोर्स थी पहले, बट धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं इजी, अपना पता लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है, अच्छे से लिख रहे हैं, तो फिर वो नर्वसनेस हट जाती है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर करती थी मैं अपना। आप अपने फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आप क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी बड़े होकर, और अभी मेडिकल लूँगी 11th 12th के अंदर, उसके बाद साइकोलॉजी। तो स्कूल का टाइम और सेल्फ स्टडी का टाइम आपने कैसे मैनेज किया? पहले मैं सुबह स्कूल आता था, फिर उसके बाद शाम को मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता था और सुबह पढ़ाई करता था। ऐसी कौन सी और अदर चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए पूरे जो एग्ज़ाम टाइम था या पूरा आपका जो स्टडी टाइम पीरियड था उसके अंदर? पहले मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहता था सोशल मीडिया से, फिर मैंने उसको बंद कर दिया और फिर मैंने ध्यान से पढ़ाई की। सोशल मीडिया जैसे आपने बताया कि पहले आप चलाते थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि सोशल मीडिया से दूर हो जाना चाहिए? क्या वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता था पढ़ाई से? उसके बाद में आप 1 घंटे या 2 घंटे तक पढ़ाई में वापस फोकस नहीं कर पा रहे थे। क्या आपने देखे ऐसे ड्रॉबैक्स जो आपने अपनी लाइफ के अंदर महसूस किए सोशल मीडिया को लेके? जैसे कि मैं कोई सोशल मीडिया ऐप चलाता था, जैसे मैं 2 मिनट के लिए चलाता था, फिर अचानक से वो कभी 2 मिनट 1 घंटे में बदल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। इसलिए फिर मैंने बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया, फिर बाद में मैंने उसको हटा दिया अपनी लाइफ से। आपके लिए मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? हमारा स्कूल, ग्रामोत्थान, वहाँ के टीचर, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत हमें मोटिवेट करता था। आपके टीचर्स का क्या रोल है? आपको किस तरह से वो एक फोकस्ड स्टूडेंट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं? आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि ग्रामोत्थान का स्टाफ तो नो डाउट बहुत अच्छा स्टाफ है, आपको किस तरह से वो हेल्प करते थे? हमारे स्कूल में एक सर पढ़ाते हैं, हरिंदर सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छी पढ़ाई कराई है पूरे साल भर। बहुत ही हम कोई डाउट होता था हम उनसे पूछने चाहते थे, वो हमें जल्दी से बता देते थे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते थे वो हमें। पढ़ाई से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के रिलेटेड आप अगर उन बच्चों को कोई टिप देना चाहें कि एग्ज़ाम्स को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पढ़ाई को ऐसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, अगर वो टिप्स आप देना चाहें तो वो टिप्स क्या होंगी? जब आपका स्कूल शुरू हो 10th क्लास, तो आपको पहले से ही कंसिस्टेंट रहना है और बैकलॉग नहीं होने देनी है, और डेली रिवाइज़ करना है। जो स्कूल में पढ़ाया जाए उसको घर पे जाके रिवाइज़ करना है, और पेपर में एक अच्छी वे से लिख के आना है जिससे टीचर को समझने में कोई दिक्कत ना हो और वो आपको अच्छे से नंबर दे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सौरभ, आप बताएं, आपने जो स्कोर किया है क्या आप उस स्कोर से सेटिस्फाई हैं? आपको कैसा लग रहा है इस स्कोर के बाद? सर, मैं इस स्कोर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरी जितनी प्रिपरेशन थी और मैंने पूरे साल जितनी पढ़ाई करी थी उस हिसाब से बिल्कुल मेरा एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आया है।
आपने किस तरह का रूटीन फॉलो किया एग्ज़ाम टाइम के अंदर? एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमने देखा है बच्चे ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, तो आपने किस तरह का रूटीन फॉलो किया था? कितने बजे सुबह आप उठते थे? कितने घंटे आप पढ़ते थे दिन में, या फिर कितने घंटे आप अदर एक्टिविटीज़ को देते थे? ओवरऑल आप कितना टाइम निकाल पाते थे स्टडी के लिए? आप अपने पूरे रूटीन के बारे में बताएं। सर मैं नॉर्मली 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था और उसके बाद थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक पे जाता था एंड उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठता था सुबह, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था 1 डेढ़ घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था। उसके बाद उसके अलावा सेल्फ स्टडी जो कर लेता था वो 2-3 घंटे, तो टोटल मिला के सेल्फ स्टडी 6 घंटे के आसपास हो जाती थी मेरी। तो स्कूल टाइम और घर पे जाने के बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम, वो आप कैसे मैनेज करते थे? उस टाइम क्या आपको ऐसा लगता था कि मेरे से सेल्फ स्टडी इतनी नहीं हो पा रही जितनी मैं चाहता हूँ? सर ऐसा तो लगा नहीं, क्योंकि स्कूल के अंदर का भी जो टाइम होता था फुल यूटिलाइजेशन होती थी, तो घर पे अगर जाने के बाद 2 या 3 घंटे पढ़ लेते थे तो रिवीजन अच्छा हो जाता था और उससे पूरा हो जाता था मतलब पढ़ाई। आपका कहने का मतलब है कि अगर स्कूल में, जैसे ग्रामोत्थान स्कूल में आप पढ़ते हो, यहाँ पे अगर आप हर क्लास में ध्यान से देखो, अगर आप हर चीज़ टीचर की समझ लो, तो आपको सेल्फ स्टडी करने में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आपका कहने का मतलब ये? यस सर, फिर आपको फिर घर जाने का सिर्फ एक बार रिवीजन करना होता है जो स्कूल के अंदर पढ़ाया है। ओके, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको आप बहुत चैलेंजिंग मानते हो, जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता था कि इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा कोई सब्जेक्ट था? सर एसएसटी में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वही है सिलेबस ज़्यादा था इस वजह से प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा निकाल लेते थे। कोई डाउट होता था तो स्कूल के अंदर आके पूछ लो। जब क्लासेस ख़त्म हो गई थी, फेयरवेल हो गई थी, उसके बाद भी हम स्कूल के अंदर आके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते थे और टीचर सब कुछ बता देते थे। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी, टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा, जैसे आपने बताया सोशल साइंस, तो आपने जैसे कहा कि टीचर सपोर्ट करते थे, तो आपने अपनी तरफ से कोई स्ट्रेटजी बनाई या कोई टाइम टेबल उस सब्जेक्ट के लिए बनाया जो आपको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है? तो उसके लिए अदर आपने स्कूल के अलावा आपने अपनी तरफ से क्या किया? सर मैंने जैसे टेक्स्ट बुक्स थी वो रीड करी, उसके बाद जो बुक मैम ने बता रखी थी उस बुक का यूज़ किया और उससे सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। एंड उसके बाद जो मैम टॉपिक से अगर कोई नहीं समझ आता तो मैम से टॉपिक समझ के घर पे आके उसका वापस रिवीजन करते थे, तो उससे टॉपिक क्लियर हो जाता था। आपके लिए कोई ऐसा पढ़ाई के अंदर डिस्ट्रैक्शन था? जैसे बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है, पढ़ते पढ़ते वो कभी कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो फिर वापस पढ़ाई के अंदर आते हैं तो वो पहले वाला भी पूरा स्पॉइल हो जाता है, आगे वाला भी पढ़ नहीं पाते। और कई बार ऐसे देखा है हमने, बच्चे पढ़ते पढ़ते बीच में फ़ोन चलाने लग जाते हैं, सोशल मीडिया चलाने लग जाते हैं, मोबाइल का यूज़ करने लग जाते हैं ना। तो आपके लिए ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन था? आप सोशल मीडिया चलाते थे तो कितना चलाते थे, या फिर आपने बिल्कुल भी चलाया नहीं उसे? आपका इस चीज़ के ऊपर क्या स्टैंड है? सर एक्चुअली मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सअप चलाता हूँ, वो भी इसलिए कि अगर किसी फ्रेंड से बात करनी है, कुछ पूछना है, इस वजह से। इसलिए बाकी सोशल मीडिया में बिल्कुल यूज़ नहीं करता। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर या फिर थ्रू आउट द ईयर आप सोशल मीडिया से दूर रहें तो ही अच्छी बात है। यस सर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है और आजकल ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी देर हमने बिता दिया इस सोशल मीडिया पे। तो ग्रामोत्थान स्कूल के टीचर्स ने आपका ये जो स्कोर है उसके पीछे कैसा रोल प्ले किया है? आपको किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है? उन ग्रामोत्थान स्कूल के स्टाफ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर सबसे पहले तो ये कि सिलेबस एकदम टाइम से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद रिवीजन पे स्कूल ने इतना ध्यान दिया है कि मतलब हमारे बहुत सारे मॉडल पेपर जो थे वो करवाए, उसके बाद रिवीजन भी करवाया। पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 2 बार कंप्लीट करा दिया गया था एंड इसके चलते हमें कोई दिक्कत नहीं आई और सारा सिलेबस हो गया था एकदम आराम से। लेट नाइट पढ़ते थे या फिर ज़्यादा सुबह उठ के जल्दी पढ़ते थे? किस तरह का आपने रूटीन फॉलो किया था? दिन में कितना टाइम आप पढ़ते थे, कितना टाइम आप अदर एक्टिविटीज़ को देते थे? नहीं सर, मैं दिन में कोई ज़्यादा घंटे तो नहीं पढ़ता था। मैं अप्रोक्स 7 to 8 आवर पढ़ता था और रात को लेट तक तो मैं नहीं पढ़ता था। सुबह मैं जल्दी उठता था। सुबह मैं 5 बजे उठता था और सुबह मतलब 2 घंटे मतलब स्टडी करता था और 5 से 7 फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करता था। फिर उसके बाद थोड़ा घूमे आता था। फिर उसके बाद वापस 2 आवर की सीटिंग करता था मैं। फिर खाना वगैरह खाता था। फिर इवनिंग में ऐसे मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता था, बस इतना। फिर 10 o'clock पढ़ के मतलब सो जाता था मैं। वो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था?
सर मेरे को वैसे इंग्लिश बहुत हार्ड लगती थी क्योंकि ग्रामर मेरी बहुत वीक थी। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, बार बार ट्राई किया उसको। मैंने घर बार लिख लिख के ट्राई किया और उसके अंदर मैंने बहुत बार रिवीजन किया था उसको, तब जाके मेरे इंग्लिश में अच्छे परसेंट आए हैं। वरना मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि मैं कर पाऊँगा इंग्लिश में स्कोर। बहुत ट्राई किया था सर मैंने इंग्लिश में। तो अगर मैं पूछूं कि स्टडी के अलावा भी आपने कोई ऐसा चैलेंज आपने फेस किया हो जो आपकी स्टडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, कोई ऐसा और कोई आपको दिक्कत अगर आई हो तो वो ज़रूर बताएं। यस सर, मेरे को सोशल मीडिया ख़राब करता था और शुरुआत में मेरे को पता नहीं लगा था कि सोशल मीडिया मेरा टाइम किल कर रहा है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया और एग्ज़ाम नज़दीक आते गए तो मेरे को रियलाइज़ होने लग गया कि सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ज़्यादा टाइम किल कर रहा है। सोशल मीडिया मतलब मैं गूगल यूज़ करता था कोई डाउट के लिए या कुछ करता था, बट 1 घंटा कब निकलता था मेरे को भी पता नहीं लगता था। फिर जब ऐसे घड़ी देखता था तो मेरे को खुद को रिग्रेट होता था कि मैंने 1 घंटा उड़ा दिया। और सबसे ज़्यादा टाइम के लिए ही करता है। और आप अगर 10 मिनट भी सोशल मीडिया चला लेते हो तो आपने जो 1 घंटा पिछले में पढ़ा है वो आप भूल जाते हो। वो मतलब आपकी मेमोरी को वीक कर देता है सर सोशल मीडिया, और वो आपके माइंड पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो और वैसे आपका माइंड कन्वर्ट हो जाता है सर। तो आपने एग्ज़ाम टाइम के अंदर सोशल मीडिया को कम कर दिया था या सोशल मीडिया को एकदम स्टॉप ही कर दिया था यूज़ करना? यस सर, मैंने तो अपना सोशल मीडिया था वो 1% 0% बंद कर दिया था। मैंने उसको 1% भी नहीं चलाता ना। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दिया था और उसकी चाबी मैंने पापा को दे दी थी कि मेरे को मत देना ये चाबी। फिर मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, किसी से बात वगैरह करनी होती थी फ्रेंड वगैरह से तो करता था, उससे कोई डाउट पूछता था। सोशल मीडिया तो एकदम बंद कर दिया था मैंने। मेरे को पता लग गया था कि ये टाइम ख़राब करेगा मेरा और मेरे को अच्छा स्कोर करना था, अपने घर वालों की उम्मीदी पे खरा उतरना था, इसलिए मेरे को बंद करना पड़ा था। और ये सर मेरे लिए इफ़ेक्टिव भी रहा है कि मैंने सोशल मीडिया बंद करा तो मेरे इतने % आए, और अगर मैं सोशल मीडिया चलाता रहता तो मेरे इतने % कभी भी नहीं आते। सर मेरे स्कोर के पीछे स्कूल टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि ग्रामोत्थान के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी ये हमें कहते थे कि अगर आपको कोई डाउट आए तो हम स्कूल में ही होते हैं, आप हमसे कभी भी आके पूछ लेना। और स्कूल के अंदर भी होते थे तो सर कहते थे कि किसी भी पीरियड में आके आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। उन्होंने अभी कभी मना नहीं किया कोई भी डाउट के लिए। वो कहते थे अपने डाउट क्लियर करो, और उनका नेचर बहुत काइंडली है। उन्होंने कभी हम पे गुस्सा भी नहीं किया था। डांट ज़रूर मारते थे पढ़ाई के लिए, पर आई थिंक उनकी डांट भी सही थी। और अगर वो हमें डांट वगैरह ना मारते तो हम इतना स्कोर भी नहीं कर पाते सर। ग्रामोत्थान स्टडी में भी नंबर 1 है और कल्चर एक्टिविटी में भी नंबर 1 है। ग्रामोत्थान के अंदर लोहड़ी भी मनाई जाती है, फूड फेयर भी होता है, यहाँ पे राखी सजाओ कंपटीशन भी होता है, एनुअल फंक्शन भी होता है। हर साल एनुअल फंक्शन होता है, हर साल ये एक सारी एक्टिविटी होती है। हाउस टूर्नामेंट भी होते हैं यहाँ पे 3 डेज़ के, और हाउस टूर्नामेंट में बाहर से गेस्ट भी आते हैं स्पेशल उन। और दिवाली भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ पे लास्ट 5 डेज़ एक्टिविटीज़ भी होती है, जब छुट्टियों से पहले एक्टिविटीज़ भी होती है लास्ट 5 डेज़। और हर सैटरडे एक्टिविटी होती है सर। आपने किस टाइप का रूटीन फॉलो किया एग्ज़ाम टाइम के अंदर? सर मैं सुबह तो पढ़ती थी पर लेट नाइट ज़्यादा पढ़ती थी, जैसे 2 बजे तक या 1:30 बजे तक ऐसे पढ़ती थी। और सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाती थी और उसके बाद में बस थोड़ा बहुत होता कि भाई रेस्ट ले लो, आधी 1 घंटा बाकी पढ़ती थी। अच्छा, आप लेट नाइट ज़्यादा पढ़ते थे तो आपको क्या इफेक्टिव लगा कि लेट नाइट ज़्यादा पढ़ना चाहिए या फिर सुबह जल्दी उठ के अगर आप पढ़ो, या फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है? अगर आप फोकस के साथ पढ़ो तो हर स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। नहीं, फ़र्क नहीं है दोनों में। वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रात को 12 बजे तक हाईएस्ट था और एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा टाइम। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, जो करने में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था? सोशल साइंस। मैं बहुत ज़्यादा उसी को ज़्यादा पढ़ी हूँ मैं, तो उसी को ज़्यादा रिवीजन वगैरह करती थी। चैप्टर वगैरह रीड करना, उसको समझना, मैम से पूछना, ये सब। तो आपने उस सब्जेक्ट के लिए क्या अपनी नई स्ट्रेटजी बनाई? उसके लिए अलग कोई टाइम टेबल आपने बनाया हो, या फिर उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो वो स्कोर आपने कैसे अचीव किया? आपने अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाई? क्या किया आपने उस सब्जेक्ट के लिए? सर मैं सोशल साइंस मतलब कि 2 घंटे तक पढ़ती थी
टेस्ट वगैरह जो मैम देते थे उसको रिवीजन करके लिख लिख के देखती थी, अच्छा, ताकि लिखने से थोड़ा और दिमाग में रहे ऐसे। आपको और क्या क्या दिक्कतें आई पढ़ाई के अंदर जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती थी, आपको पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी? ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप ज़रूर बताएं, अगर नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया ही थी सर, पहले मैं चलाती थी फ़ोन, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मैंने धीरे धीरे कम कर दिया था फ़ोन। मतलब कि फ़ोन लेने के बाद में ऐसे टाइम का पता नहीं चलता कब चला जाए, और वो डिस्ट्रैक्ट करती थी स्टडी को। अच्छा, तो आपने ये चीज़ पहले ही नोटिस कर ली कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, तो आपने, आपका कहने का मतलब है कि आपने शुरू शुरू में यूज़ किया लेकिन एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपने बिल्कुल भी बंद कर दिया। आपकी मोटिवेशन क्या थी? सर सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो हमारे टीचर्स करते थे, ग्रामोत्थान स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, और उसके बाद में पेरेंट्स। आपको जो आपने स्कूल के अंदर अगर मान लो कोई किस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली हो, तो आपका स्कूल का जो ग्रामोत्थान स्कूल का जो स्टाफ है वो किस तरह का रोल प्ले करता है आपकी स्टडी के अंदर, आपको किस तरह से सपोर्ट करता है? सर ग्रामोत्थान स्कूल के टीचर बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहा भी था कि अगर पेपर्स के टाइम आप हमारे चाहे स्कूल में पूरा दिन समझो, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे पूरा दिन, कभी भी आ सकते हो आप, सर ने बोला था कभी भी पढ़ सकते हो आप टीचर्स से। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट एक साइंस ही थी। अच्छा, तो आपने साइंस को फिर कैसे मैनेज किया? आपने उसके लिए कोई अलग से टाइम टेबल बनाया हो या कोई स्ट्रेटजी प्लान की हो? क्योंकि मैंने देखा है साइंस का भी स्कोर अच्छा है आपका, तो वो स्कोर फिर आपने कैसे गेन किया? क्योंकि आपने जैसे बताया वो तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, तो वो स्कोर आप कैसे ले पाए? उसके पीछे का थोड़ा सा बताओ, आपने कैसे उसको मैनेज किया? तो स्टार्टिंग में जब हम 10th क्लास में थे तब तो मतलब वो बहुत हार्ड लगती थी साइंस। फिर जैसे जैसे मतलब वो एग्ज़ाम के डेज मतलब पास में आए तब मैंने एक टाइम टेबल बनाया सिर्फ और सिर्फ साइंस का, ठीक है। तो फिर मतलब और साथ में मतलब मैं घर जाके मतलब खुद ना NCERT बुक वो पढ़ता था, फिर मतलब जो डाउट थे वो स्कूल में आके सर से पूछता था, ठीक है। वो पूछने के बाद में फिर जाके मैं खुद ही नोट्स बनाता था, फिर उस हिसाब से मैंने वो प्रिपरेशन की थी साइंस की। तो आपको मोटिवेट क्या करता था? सबसे ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन वाली चीज़ क्या थी? आपको कोई ऐसा इंसान जो आपको मोटिवेट करता हो, या फिर कोई ऐसी अदर चीज़ जो आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको मोटिवेट सबसे ज़्यादा किसने किया? सब ऐसे देखें तो मोटिवेशन मतलब खुद के अंदर ही होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं देखो कि मुझे वो वाले सर मोटिवेट करते थे या फिर मतलब मैं मोबाइल से मोटिवेशन स्टोरी सुनता था, वैसा नहीं था। मुझे मोटिवेशन किया था मतलब खुद के विश्वास से। मुझे विश्वास था कि मैं इतने % लाऊंगा, मतलब फिर वो मतलब खुद के विश्वास से मैं मोटिवेट रहता था। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमें मोटिवेशन के लिए कहीं और बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद का ही एक जो गोल होता है वो आपको मोटिवेट कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो आपके जो ग्रामोत्थान स्कूल के टीचर्स हैं, जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल है? वैसे देखें तो हर एक बच्चे के पीछे एक सपोर्ट सिर्फ एक टीचर ही होता है, या फिर बच्चा वो खुद हो सकता है। तो हमारे जो मतलब ग्रामोत्थान स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया था। स्टार्टिंग से उन्होंने हमारे साथ मेहनत की थी। ऐसे नहीं कह सकते कि हर एक बच्चे के जो रिज़ल्ट है वो बच्चा ला सकता है, नहीं। हर एक बच्चे के रिज़ल्ट के लिए उसके टीचर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे करके हमारे टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया था। कोई भी तरह की टिप आप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। जब आप क्लास 10th में हो ना, तब आप क्या करो कि स्टार्टिंग से मतलब एक शेड्यूल बना लो कि मुझे इस टाइम मतलब इतने बजे से लेके इतने बजे पढ़ाई करनी है। आप ये मत करो कि आज नहीं हो रहा तो स्किप करो, कल कर लेंगे, नहीं। आप स्टार्टिंग से लग जाओ और पूरे साल जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक आप वैसे ही पढ़ते रहो। संडे मत छोड़ो, वैकेशन मत छोड़ो। जब समर वैकेशन थी तो वैसे मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप समर वैकेशन को पूरा कंज्यूम करो। हर एक टॉपिक जो आपको हार्ड लगे, जो चैप्टर आपको हार्ड लगे, उसको आप उसके अंदर मतलब इंक्लूड कर लो। मतलब वो समर वैकेशन के उसके अंदर मतलब पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आपको हार्ड नहीं लगे कुछ भी। तो आपने कौन से रूटीन को फॉलो किया था जो आपके लिए बहुत वर्किंग था? स्टार्टिंग में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट जैसे जैसे मैंने इस पढ़ाई को सीरियसली लिया तो मैं सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, और फिर शाम को 4 से 7, और फिर रात लेट नाइट तक मैंने स्टडी की थी। स्कूल टाइम में जब फ्री पीरियड होता था तो मैं फ्री पीरियड में टीचर्स के पास चली जाती थी अपने डाउट्स क्लियर करने, और घर जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से वापस से वही डाउट जो मेरे को फिर से थे, तो नेक्स्ट डे मैं वापस टीचर्स से वो डाउट क्लियर करती थी। आपके लिए मोटिवेशन क्या है? ग्रामोत्थान स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और बाकी अदर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सारे मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, इसीलिए मैं आज इतना अच्छा स्कोर ले पाई हूँ। अच्छा, आपके स्कोर के पीछे अगर आप बताना चाहो कि आपके टीचर्स का क्या रोल है, आपके टीचर्स ने कौन सा ऐसा की रोल प्ले किया था आपके जो स्कोर है उसके पीछे,
आपको उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि ग्रामोत्थान स्कूल की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। तो आप उस चीज़ के बारे में बताओ, आपके टीचर्स ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया? टीचर्स हमारे सारे डाउट इजीली क्लियर कर देते थे और कोई भी क्वेश्चन होता था बिना किसी झिझक के मैं उनके पास चली जाती थी और वो एकदम अच्छे से मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर देते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ग्रामोत्थान सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हरविंदर सिंह। उनसे बात करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट आया है उसके पीछे टीचर्स का किस तरह से रोल था और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ इन्होंने की थी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर ला के दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Thank you, sir. As we expect, this result is very good, very super. Along with the 10th class, our 8th class and 5th class result is also super. ओके, आपको सर क्या लगता है कि ये जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है उसके पीछे कौन कौन से की फैक्टर्स जो बच्चों के ऊपर काम किए, कि आपने अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाई हो जो बच्चों के ऊपर काम की और ऐसा रिज़ल्ट आपको देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा लेबोरियस स्टाफ, जो हमारे लेबोरियस स्टाफ हैं, उन्होंने बच्चों पर बहुत ध्यान दिया। बच्चे भी बड़े बड़े डिसिप्लिन के साथ बच्चों ने स्टडी की और सबसे पहला आपको स्टडी करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए बच्चे उसी में थे। सबसे पहली बात यही। दूसरी बात यह है कि बच्चों ने जो वेल डिफाइंड स्टडी की, इसी से बच्चों का स्कोर इम्प्रूव हुआ। सर, आपका जो स्कूल है ग्रामोत्थान स्कूल का एक्चुअल में विज़न क्या है? एक बच्चे को लेके आप किस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट में काम करते हो? इस स्कूल का विज़न क्या है? सर, ग्रामोत्थान स्कूल गिव द न्यूट्रिशमेंट टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट की पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर विश्वास करते हैं। हम एक एज वेल एज स्टडी एज वेल एज द गेम्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़, हम सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सभी एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म होती हैं, जैसे एज ए पेंटिंग, एज ए क्लास राइटिंग्स, एज ए हैंड राइटिंग्स, एज इट इज़। और हम गेम्स यानी स्पोर्ट्स करवाते हैं इसके साथ, जैसे बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके स्टडी के साथ साथ। तो आप जो बच्चे स्टडी के अंदर स्ट्रगल करते हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है? बिल्कुल सर, क्लास में इसी तरह के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास। सभी स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होते, लेकिन जो बच्चे थोड़े बैक चल रहे हैं हम उनके लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमारा स्टाफ भी बड़ा मोटिवेट करता है उन बच्चों को। और बिल्कुल हमारी क्लास में इस बार भी, हर बार होते हैं, इस बार भी ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो थोड़े बैक थे, लेकिन शुरू सेशन के अंदर वो बैक थे, लेकिन जब उनका स्कोर उन्होंने किया वो 80+ स्कोर किया सर। ये सब इनका मोटिवेशन है, मेरे स्टाफ का मोटिवेशन और उन बच्चों की जो उन्होंने जो स्टडी की है उस पर डिपेंड कर रहे हैं सर। सर, आप टीचर्स को कैसे किस तरह से मैनेज करके रखते हो? क्योंकि एक स्कूल के अंदर, ग्रामोत्थान स्कूल के अंदर बहुत बड़ा स्टाफ है, यहाँ पर टीचर्स को पूरा मैनेज करके रखना और टीचर का भी साथ साथ में ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए आप टीचर्स को ये सब मैनेज कैसे करके रखते हो? बिल्कुल सर, एकदम ग्रामोत्थान एक फैमिली की तरह से हम टीचर को मोटिवेट करते हैं। एज ए फैमिली एक वर्क करता है टीचर यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हमारे टीचर भी इस बात को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे टीचर हैं वो अपनी टीचिंग एड्स के अंदर, स्टडी के अंदर, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, जिससे बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं और हर बार हम एक नया स्कोर, एक अच्छा स्कोर देने की कोशिश कर रहे हैं और वही दे रहे हैं हम। सर, जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट की लाइफ में, उस स्टूडेंट की स्टडी के अंदर टीचर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो अगर मैं पूछूं कि एक बच्चे की लाइफ में या उसकी स्टडी के अंदर पेरेंट्स का रोल किस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल सर, फैमिली इज़ द बेसिक स्कूल ऑफ द लाइफ। तो सबसे पहला परिवार आपका यही है, आपका स्कूल है, आपका परिवार है वो आपका स्कूल होता है सबसे पहले। वहीं से बच्चा अपने संस्कार को सीख कर आता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर स्कूल के बिहेवियर के, अगर फेवर ऑफ द स्कूल में बात करूँ मगर, तो वो अलग सभी पेरेंट्स मीटिंग में आएँ, जो टीचर्स के साथ जो कोरिलेशन है उसको बनाएं। टीचर पेरेंट्स आएँ यहाँ पर। और अगर बच्चा थोड़ा कम स्कोर कर रहा है, जैसे आप बच्चे के यहाँ टेस्ट होते हैं, अब टेस्ट है बच्चे का, हर वीकली टेस्ट हो रहा है, एक वीक में बच्चे का टेस्ट स्कोर कम है, अगले वीक में बच्चा अगर उसने बढ़िया स्कोर किया है तो दैट्स फाइन। अगर नहीं है तो बच्चे से उसका रीज़न पूछें, उसके साथ सपोर्टिव बिहेवियर करें और स्कूल के टच में रहें। सबसे पहली बात, स्कूल के टच में रहें, जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अगर आप किसी और तरह का कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को या फिर किसी स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, किसी भी तरह का आप अगर मैसेज देना चाहें अपने बच्चे के नरिशमेंट के लिए या फिर बच्चे की स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो मैसेज क्या होगा?
तो मैं अब मेरे स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट स्टूडेंट्स को और जो हमारे स्टूडेंट चले गए हैं उनको भी यही करना चाहूँगा कि भाई आपके पास स्टडी करने के लिए सबसे पहला आपका मोटिव सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ते रहिए स्टडी में। आप अपनी लेबोरियस स्टडी करते रहिए, बिल्कुल अपने लेबोरियस रहिए स्टडी के प्रति और अपनी स्टडी करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।